बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पादप जल संबंध जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें आगे हम जो कोशिका रस से संबंधित दाब हमने पढ़े थे। कौन कौन से? नंबर 1 पढ़ा था परासरण दाब, दूसरा था हमारा टर्गर यानी स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर, तीसरा था भित्ति दाब और चौथा था विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी। पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। अब देखिए आज हम ये जो बल या दाब जो है इनमें आपस में क्या संबंध है। कोशिका रस से संबंधित बलों में परस्पर संबंध, इसकी बात हमने परासरण दाब को भी पढ़ा था और डीपीडी को पढ़ा। तो जब डीपीडी हमने पढ़ी थी तो डीपीडी बराबर क्या आया था? ओपी माइनस टीपी। डीपीडी क्या थी? विसरण दाब न्यूनता, अर्थात शुद्ध जल में डीपीडी यानी विसरण दाब न्यूनता क्या है? शुद्ध जल में विलय के अणु मिलाने पर विसरण में आई कमी को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। ओपी क्या था? फिर परासरण दाब क्या था? जैसे जैसे जल में विलय की मात्रा बढ़ती है तो उसके परासरण दाब में कमी आती है। अर्थात हमने यह पढ़ा, कल पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि डीपी और टीपी क्या है? कोशिका की स्फीत अवस्था में कोशिका भित्ति पर कोशिका रस के द्वारा लगने वाला दाब, ये टीपी। इनमें हमने संबंध ये पढ़ा था कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब इस संबंध को हम देखेंगे। इसमें नंबर 1 में बात कर रहा हूं, यदि कोशिका किस अवस्था में है? कोशिका सलथ अवस्था। कोशिका कैसी है? सलथ है, यानी कोशिका के अंदर परासरण दाब बहुत ही क्या है? कम। अर्थात कोशिका, मान लीजिए कोई मैं कह रहा हूं पादप कोशिका है, ये कोशिका भित्ति हो गई उसकी, और इसकी जो ये कोशिका है अंदर इस प्रकार से, तरह से ढीली ढाली अवस्था में। कैसी है? ढीली ढाली अवस्था में है। तो इस समय ऐसी अवस्था में ये जो कोशिका रस है भित्ति के ऊपर कोई दाब नहीं डालता, यानी जो सलथ अवस्था है इसमें टीपी बराबर 0 होता है। क्या है? टीपी बराबर 0 है। कब? जब कोशिका सलथ अवस्था में यानी बिल्कुल ढीली ढाली अवस्था में है। ऐसी स्थिति में ये जो कोशिका झिल्ली, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस समय ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस भित्ति पर कोई दबाव नहीं डाल रही, तो इसलिए टीपी बराबर क्या हो गया? 0। जब टर्गर प्रेशर 0 है, अर्थात स्पीड दाब 0 है, तो हम ये कह सकते नहीं कह सकते? डीपीडी बराबर ओपी होगा तो नहीं होगा? ऐसी स्थिति में क्या है? डीपीडी बराबर ओपी हो जाता। जब कब? जब कोशिका सलथ है। कोशिका कैसी है? सलथ अवस्था में है, उस समय टीपी 0 है।
कोशिका की स्लथ अवस्था में टीपी कैसा होता है? शून्य। दूसरी जो कोशिका की अवस्था है कौन सी? स्फीत अवस्था। कौन सी है? स्फीत अवस्था। स्फीत जो अवस्था है इसमें टीपी सर्वाधिक होता है। टीपी कैसा है इसमें? सर्वाधिक। अब देखिए स्फीत अवस्था की हम बात करें तो किस प्रकार से, ये जो हमारे पास कोशिका है किस प्रकार की कोशिका है? स्लथ कोशिका है। कैसी है? स्लथ। इसको मैंने अल्प परासारी, किसमें? अल्प परासारी विलयन में रख दिया। किसमें रख दिया है? अल्प परासारी विलयन में रख। अब देखिए अल्प परासारी विलयन में रखा तो क्या होगा? परासरण से जल इसके अंदर प्रवेश करेगा। क्या करेगा? परासरण के द्वारा जल कोशिका के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अल्प परासारी है। अल्प परासारी अर्थात ये तनु विलयन है। किससे? कोशिका रस के अपेक्षाकृत। कैसा है? कोशिका रस के अपेक्षाकृत। इस समय ये कैसा है? यहां किसकी? विलायक के अणु जाता है। तो ये विलायक के अणु जो कौन से हैं? यहाँ पे H2O किसके अंदर प्रवेश करेंगे? कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे ये कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये जो कोशिका है फूलती चली जाएगी, नहीं चली जाएगी? यानी इसकी जो स्फीत अवस्था है, सॉरी जो स्लथ अवस्था थी उसमें कमी आएगी और कोशिका किस अवस्था में सुख जाएगी? स्फीत अवस्था की ओर। तो देखिए यहां क्या संभव, अब इस समय यहां कोशिका कैसी है? स्लथ अवस्था। पहली अवस्था कैसी है? स्लथ अवस्था की कोशिका है। जब स्लथ अवस्था की कोशिका है तो इसका ओपी सर्वाधिक है। ओपी कैसा है? सर्वाधिक है। और टीपी कैसा है? शून्य। यानी ये मैं कह रहा हूं इसका क्या है? यहाँ पे टीपी है और यहाँ पे क्या है? ओपी है। जैसे जैसे हमने इसको परासरी विलयन में रखा, विलायक के अणु कोशिका में प्रवेश करे, कोशिका फूलेगी, फूलने पर कोशिका झिल्ली दबाव डालेगी किस पर? कोशिका भित्ति पर। और कोशिका रस के द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा? टीपी। ऐसी अवस्था में धीरे धीरे जैसे जैसे परासरण होगा कोशिका फूलती जाएगी, टीपी बढ़ता है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और जैसे जैसे जल इसके अंदर प्रवेश करेगा, जैसे जैसे पानी ये विलयन सांद्र होगा तो इसके परासरण दाब में कमी आती जाएगी। इस समय परासरण दाब ज्यादा है इसका, लेकिन अब क्या है? परासरण दाब में कमी है। इस प्रकार से परासरण दाब में क्या आती चली जाएगी? कमी। अर्थात यहां ये ओपी यानी परासरण दाब, ये कौन सा है? परासरण दाब। ये तो इस प्रकार से। और ये कौन सा है? स्फीत दाब। अब देखिए यहां पर जो ये कंडीशन है क्या है? ये डीपीडी। इस समय ओपी सर्वाधिक है, टीपी सबसे कम है। तो यहां डीपीडी ज्यादा है नहीं, अर्थात कोशिका की चूषण बल। डीपीडी क्या है? पिछले वीडियो में बताया डीपीडी का मतलब क्या है? कोशिका की चूषण क्षमता अर्थात चूषण बल, सक्शन प्रेशर। डीपीडी जो है हम इसको एसपी यानी सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। तो यहां इस अवस्था में जब कोशिका, यहां कैसी है? कोशिका स्लथ है। कैसी है? स्लथ। और यहां पे कैसी होगी? स्फीत होगी। स्फीत कोशिका। अब जब स्लथ अवस्था थी तो उसका टीपी सबसे कम, न्यूनतम यानी शून्य था, ओपी सर्वाधिक था। और डीपीडी हमने अभी आपको बताया था कि डीपीडी बराबर क्या है? ओपी माइनस टीपी। अर्थात ओपी ज्यादा है, टीपी कम है, तो सर्वाधिक डीपीडी होगा नहीं होगा? लेकिन जैसे जैसे
विलायक के अणु कोशिका रस में प्रवेश करते हैं, किसके? विलायक ने H2O के अणु जैसे जैसे प्रवेश करेंगे कोशिका खुलेगी, Tp का मान बढ़ेगा, OP का कम होगा, और धीरे धीरे यहां आने पर DPD कितनी हो जाएगी? शून्य। DPD कितनी हो जाएगी यहाँ पे? शून्य। पहले सर्वाधिक थी, यहाँ पे DPD शून्य क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे क्या है? OP बराबर TP है। DPD शून्य क्यों है? क्योंकि OP बराबर क्या हो गया यहाँ पे? इस बिंदु पे आके OP बराबर TP, यानी परासरण दाब और स्फीत दाब बराबर हुए, इसलिए DPD क्या है? शून्य। जब कोशिका पूर्ण स्फीत हो जाती है, अर्थात जब कोशिका पूरी स्फीत अवस्था में है, तो वो जल का अवशोषण नहीं करती, अर्थात उसमें जल का परासरण नहीं होता। और जब कोशिका स्लत अवस्था में है, तो वो जल तेजी से अवशोषित करती है, अर्थात स्लत कोशिका का चूषण बल सर्वाधिक होता है, स्फीत कोशिका का चूषण बल न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार से आपको DPD यानी विसरण दाब न्यूनता, परासरण दाब और स्फीत दाब, इन सभी का संबंध मेरे हिसाब समझ आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, जल विभव अवधारणा। जल विभव अवधारणा, स्टेलियर और टायलर। हालांकि देखिए, जल विभव अवधारणा से ही हम जल के जो है परासरण, एक घोल से दूसरे घोल में गमन की ही बात करेंगे, लेकिन अभी तक भी हमें परासरण, DPD इन सब के से जल के अणुओं का या विलायक के अणुओं का एक घोल से दूसरे घोल में जो प्रवेश हो रहा था अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन से, उसी की बात करी थी। और जल विभव अवधारणा भी इसी को स्पष्ट करेगी। जल विभव अवधारणा, ये अवधारणा दी थी स्टेलियर एवं टायलर। किसके द्वारा दी गई? बाय स्टेलियर एवं टायलर ने। क्या समझाती है? जल के परासरण की ही व्याख्या करती है। किसकी व्याख्या करेगी? जल के परासरण की व्याख्या किसने दी? स्टेलियर व टायलर। अब देखिए, जल विभव क्या है? जल विभव क्या है? देखिए, जल है H2, ऐसे मानिए बहुत सारे ऐसे जल के अणु हैं। क्या है? जल के अणु। ये मैंने कहा है, ये है अणु है। किसके? जल के। अब हम जल की बात करें, जल कैसा है? प्योर है। कैसा है? प्योर, यानी शुद्ध जल है। ये जो जल के अणु या कोई भी पदार्थ के अणु है, आपको पता है प्रत्येक पदार्थ के अणु गतिशील होते हैं। अणु कैसे होते हैं? गतिशील। ये ऐसे आपस में, कोई भी अणु है चारों दिशाओं में गति करता है कि नहीं करता? किसके कारण? काइनेटिक एनर्जी। अर्थात जल के जो अणु, या यहां हम केवल जल की बात करें, जल के अणुओं की बात करूंगा, नहीं तो प्रत्येक कोई भी पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ के अणु गतिशील होते हैं। किसके कारण? कि उनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा। इस गतिज ऊर्जा को हम यहाँ पे मुक्त ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मुक्त ऊर्जा। अर्थात प्रत्येक पदार्थ के अणु जो गति करते हैं वो कुछ किसके कारण? मुक्त ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण। और प्योर जो बात करें, किसकी? प्योर वाटर। किसकी? प्योर वाटर की यदि मैं बात करूं, तो प्योर जो वाटर है इसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। कैसी है? मैक्सिमम है, सर्वाधिक।
अर्थात प्योर वाटर की क्या है, गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अब देखिए इस गतिज ऊर्जा जो है, इसी प्रकार से देखिए प्योर वाटर गतिज ऊर्जा के कारण क्या हुआ, इसमें पोटेंशियल होता है। क्या है, पोटेंशियल यानी विभव हो गया। क्या है, विभव। इसे क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल। और विभव जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है साइन से। किससे प्रदर्शित करते हैं विभव को, साइन से करते हैं। और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहे हैं, वाटर पोटेंशियल। तो इसे किससे करेंगे, साइन डब्ल्यू से। वाटर पोटेंशियल को किससे प्रदर्शित करेंगे, साइन पोटेंशियल से। अब यदि यह शुद्ध जल है, इसमें हम क्या मिलाएं, विलय मिलाएं। विलय मिलाने पर क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन बन जाए। क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है यानी क्या है, विलियन है। क्या बन गया, विलियन। किसको मिलाने, विलय को मिलाने। इसके मिलाने से जल की काइनेटिक एनर्जी में कमी आती है, लेस होता है। ये जो कमी आई है, काइनेटिक एनर्जी कमी है, तो किसमें कमी आएगी, जल विभव में भी कमी। यानी इसके विभव में भी जो कमी आएगी, काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आई तो जल विभव में कमी आ गई। तो इसे क्या कहेंगे, जब साइन डब्ल्यू क्या कहेंगे, जल विभव। जल विभव। अब देखिए इस प्रकार से जल विभव में कमी आई, जैसे जैसे जल, ये जो जल विभव है किससे प्रदर्शित करते हैं, साइन से। ठीक। अब दूसरा, जैसे विलय बढ़ाते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, परासरण। विलय के बढ़ाने से किसमें कमी आती है, परासरण दाब में। किसमें कमी आएगी, परासरण दाब में कमी आएगी। ये जो परासरण दाब में कमी है, इस अब यहां जब विभव के आधार पे दें तो हम इसे क्या कहेंगे, परासरण विभव। क्या कहेंगे, परासरण विभव। ये जो परासरण विभव है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा है, ऋणात्मक। कारण क्या है, जल विभव जो है शुद्ध जल का सर्वाधिक होता है। कैसा है, शुद्ध जल का जल विभव कैसा होता है, सर्वाधिक। ये जो सर्वाधिक है ये लगभग किसके यानी शून्य के, इसकी निरपेक्ष गणना करने की जा सकती, तो ये कह रहा है शून्य माना जाता है। तो यहां ऋणात्मक क्यों कहा मैंने परासरण विभव को, कि ये ऋणात्मक क्यों आएगा, क्योंकि ये शून्य से कम, लेस देन शून्य, यानी लेस देन जीरो होगा। कैसा है, लेस देन जीरो। इससे किससे प्रदर्शित करेंगे, साइन पी से। किससे करेंगे, साइन पी से। और क्या कहेंगे, परासरण विभव। क्या कहेंगे, परासरण विभव। और विलय से जो विलियन बना है, इस विलियन यानी विलियन का जो जल विभव है, किसका, विलियन का है, वो क्या कहलाएगा, साइन एस। क्या कहलाएगा, साइन एस। यानी साइन तो क्या है, जल विभव प्रदर्शित कर रहा है, एस क्या है, विलियन है, सॉल्यूशन। इसी प्रकार पी क्या है, परासरण के लिए, यानी परासरण दाब के लिए। इन तीनों में क्या संबंध है, यानी साइन डब्ल्यू अर्थात देखिए साइन डब्ल्यू बराबर क्या होता है, साइन पी प्लस साइन एस। साइन डब्ल्यू ये क्या है, शुद्ध जल का, साइन पी प्लस साइन एस, ये तीनों में संबंध। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं दो घोल है ऐसे, इसमें यहां मैंने अर्ध पार, ये क्या है, सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेमी पर, और यहां इसके दो घोल भरे, दो घोल। और यहां मैं कह रहा हूं ये कैसा है, तनु है, और तनु यानी अल्प परासारी। कैसा है, अल्प परासारी। और ये कैसा है,
अति परासार। किस प्रकार का है? ये अल्प परासारी घोल है और ये कैसा है? अति परासारी घोल है। अब देखिए यहां मैंने कहा ना शुद्ध जल, पहले मैंने कह दिया कि शुद्ध जल का विभव सर्वाधिक होता है। पोटेंशियल किसका? शुद्ध जल का सर्वाधिक है। अरे यानी इसका क्या है? साइन W और इसका ये कैसा है? ये अधिक है और ये कैसा है? कम है। क्यों? कारण क्या है कि यहां विलायक के अणु, किसके? विलायक या यूं कहूं जल के अणु की अधिक सांद्रता है। क्या है? अधिक सांद्रता। इसमें जो है, इसमें विलायक के अणु की, किसकी? देखो विलयन ये सांद्र है, विलयन की बात करें तो विलयन ये सांद्र है, लेकिन सांद्र विलयन आपको पता है जल की मात्रा कम होती है, तनु विलयन में जल की मात्रा ज्यादा। तो यहां विलायक के अणु ज्यादा मात्रा में, यहां विलायक के कम है, तो इसका जल विभव अधिक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा जैसे जैसे जल में विलय की मात्रा बढ़ती है जल विभव में कमी आती है। इसलिए जल इस घोल से अर्धपारगम्य से इस तरफ गमन करेगा कि नहीं करेगा? और यहां जो मैं कह रहा हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है इस मैट्रिक्स की बनी होती है। किसकी? मैट्रिक्स या अधात्री की होती है। किसकी होगी? अधात्री की। यानी इसमें क्या है? प्रोटीन वसा है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए यहां पे हम साइन W बराबर साइन M लिख सकते। क्या लिख देंगे? साइन W बराबर साइन P प्लस साइन S प्लस साइन। कारण क्या है? परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, वो किसकी है? मैट्रिक्स या धात्री की बनी, उसी से परासरण हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? साइन M। और यदि मैं कह रहा हूं साइन M जो है इसके बराबर 1 है, तो पुनः हमारे पास यही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक। तो यहां देखिए एक और ध्यान रखना है हमें, क्या चीज? कि यहां से जो ये विलायक के अणुओं का जो गमन हो रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज है? एक तो सॉल्यूट यानी विलयन है, किस पे निर्भरता है? विलयन पे। और दूसरी किस पे? परासर। किस पे? परासर पे। इस प्रकार हमने साइन यानी जल विभव क्या हुआ? शुद्ध जल में काइनेटिक ऊर्जा ज्यादा है तो उसका जल विभव भी सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे शुद्ध जल में विलय की मात्रा मिलाते हैं तो उसकी मुक्त ऊर्जा यानी जल विभव में जो कमी आती है उसे ही हम क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। किससे? इसे साइन से प्रदर्शित कर रहे हैं, जल का ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए साइन W से, विलयन का साइन S, और परासरण क्या है? विलयन का परासरण दाब साइन P से। और संबंध क्या है? साइन W बराबर साइन P प्लस साइन S। नेक्स्ट देखिए अधिशोषण। नेक्स्ट है अधिशोषण। अधिशोषण में ये परासरण से अलग बात है। जैसे आपने वर्षा ऋतु में देखे होंगे लकड़ी के दरवाजे वगैरह हैं या कोई लकड़ी की चीज है, पानी अवशोषित करके फूल जाती है। वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे में सीलन आ जाती है। कारण क्या है? ये जो है यानी ठोस या कौन से कोलाइडी मृत जैविक पदार्थों द्वारा वायुमंडल से जल अवशोषित करना अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा? अधिशोषण। और बीज जो होते हैं पादपों के जो बीज हैं उनके ऊपर शुष्क आवरण होता है, वो भी मृदा या वायुमंडल से जल अवशोषित करके फूल जाते हैं और अंकुरित होते हैं। यानी एक तो क्या है? ऐसे ठोस कोलाइडी मृत जैविक जो पदार्थ है
अब या मृत भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम बीज की बात करें तो बीज कैसा है, यदि बीज की मैं बात करूं तो बीज कैसा है, जैविक है, सजीव है, जीवित है। बीज क्या है, जीवित, क्योंकि उसके अंदर सजीव भ्रूण होता है। हालांकि उसके चारों ओर जो आवरण होता है, कठोर जो आवरण है बीज चोल, वो शुष्क होता है, उसमें कोई जैविक क्रिया नहीं होती, केवल भ्रूण भी सुषुप्त अवस्था में होता है। जो अधिशोषण है वो उसका मतलब क्या है, मृत या ठोस कोलाइडिक कणों, जैविक कणों, क्या कहेंगे, जैविक पदार्थों कह सकते हैं, जैविक कण कह सकते हैं, उनके द्वारा वायुमंडल से जल अवशोषित करना अधिशोषण कहलाता है। और इसका मेन महत्व क्या है, बीजों के अंकुरित होने में, इसमें बीजों के अंकुरित होने में। धन्यवाद।